उससे रिलेटेड आपको नोट्स भी तैयार करने हैं, नोट्स बनाना है और उस नोट्स बनाने के दौरान जो भी आपको प्रॉब्लम आएगा, जो भी आपको डॉट्स होंगे, उन सारे डॉट्स को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। वो सारे डॉट्स को क्लियर कर दिए जाएंगे। और दूसरी चीज कि जैसे ही स्कूल खुलेगी सारे लोगों का नोट्स चेक होगा। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है तो पढ़ाई नहीं होगी, साथ साथ में पढ़ाई के साथ साथ में आपको वर्क असाइनमेंट भी दिए जाएंगे और उस वर्क असाइनमेंट को भी आप लोगों को कंप्लीट करना है। I'm going to teach you biology of class 8, the same structure and functional unit of life. First of all, we will learn about the shape. What does it mean? It means shape is the basic structural and functional unit of life. It is also called the building block of life. Shape is also called building block of life. In other way, we can say that each and every living organisms found on this earth are made up of shells, and it is also called a structural and functional unit because each and every living organisms are made up of cells, and whatever the biological activities performed inside the living organisms are also done by cells. That is why that is called functional unit. It means then we have to learn about the histological, morphological way of discovery of the shell, how the shell was discovered. Now we will learn about the discovery of shell. Discovery of shell. Students, when we talk about the discovery of shell, the shell was discovered by Robert Hooke in 1665. First of all, he observed a cork slice. कॉर्क स्लाइस को इन्होंने ऑब्जर्व किया था और उस कॉर्क स्लाइस को अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से उन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो उन्होंने देखा कि एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उनको दिखाई पड़ा, इस तरह की स्ट्रक्चर उनको दिखाई पड़ा है। और इस तरह से जो स्ट्रक्चर उनको दिखाई पड़ा, ये स्ट्रक्चर का नाम उन्होंने दिया था एम्प्टी कंपार्टमेंट। एम्प्टी कंपार्टमेंट। और ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इसका नाम उन्होंने दिया था हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, उसका नाम है एम्प्टी कंपार्टमेंट। इसी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दे दिया था शेल ब्लॉक। बाद में इसी सेल ब्लॉक का टर्म्स उन्होंने दिया था शेल। मींस सेल से यहाँ पे कि सेल रॉबर्ट हुक ने 1665 में 1665 में इन्होंने सेल का डिस्कवर किया था। तो उन्होंने कॉर्क का स्लाइस को लिया था। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कॉर्क क्या होता है। कॉर्क इज a substance that is obtained from the bark of a tree। ये पेड़ के बार्क में पाया जाता है और उस बार्क को उन्होंने ले करके ऑब्जर्व किया था अपना खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप से और उन्होंने देखा तो उनको इस तरह का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा, जिसका बाद में उन्होंने नाम दे दिया था शेल ब्लॉक और वही लेटर शेल में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें और भी बहुत सारे टर्म्स हैं कि सेल के बारे में अध्ययन हम लोग करते हैं, स्टडी करते हैं। वैसे स्टडी ऑफ सेल को स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी कहा जाता है या फिर इसको हम लोग सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। सेल बायोलॉजी कहा जाता है। तो वैसे यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ सेल में हम लोगों ने बहुत सारा कुछ देखा है। सेल का डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। सेल के डिस्कवर में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क स्लाइस किया था खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप से। जब उन्होंने देखा अपना खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप से तो उन्होंने देखा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर और इसी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का नाम दिया था हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इसका नाम पड़ा शेल ब्लॉक और इसी शेल ब्लॉक से बाद में शेल नाम पड़ गया था। और स्टडी ऑफ शेल को साइटोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को हम
फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहते हैं। तो ये रहस्य। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे कि सेल के अलग अलग साइज होते हैं। सेल के अलग अलग साइज होने का मतलब है कि सेल का साइज इरेगुलर भी होता है। अगर हम साइज की बात अगर करते हैं, साइज ऑफ सेल की, तो सेल के अलग अलग साइज होते हैं। कुछ सेल स्पिंडल शेप का होता है। स्पिंडल शेप कहने का मतलब है कि कुछ सेल ये मस्कुलर सेल्स है, मसल सेल्स है। और ये यहाँ पे मसल सेल्स में होता क्या है कि मसल सेल्स का टॉप का और बॉटम का जो पोर्शन होता है वह नैरो होता है, पॉइंटेड होता है, और बीच का जो पोर्शन होता है वो ब्रॉडर होता है, जो कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। और यहाँ पे क्या होता है, एक ट्यूबलाइक का स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं जिसको माइक्रोफिलामेंट कहा जाता है। ये जो लाइनिंग इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है इसको माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। और भी अगर हम बात करते हैं तो अमीबा है जिसका शेप इरेगुलर होता है। ये अमीबा का शेप है, इसमें भी न्यूक्लियस होता है। और ये अमीबा, ये जो इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं, इस स्ट्रक्चर का नाम है स्यूडोपोडिया। जिसमें क्या है कि ये स्यूडोपोडिया टर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले अमीबा के बारे में जानना होगा। तो अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है जो कि ये पूर्ण वाटर में पाया जाता है और ये अपना फूड का कैप्चरिंग स्यूडोपोडिया की मदद से करता है। और ये स्यूडोपोडिया दो टर्म से बना हुआ होता है, स्यूडो और प्लस पोडिया। स्यूडो का मीन्स होता है फॉल्स और पोडिया का मीन्स होता है फीट। फॉल्स फीट को ही स्यूडोपोडिया कहा जाता है। When amoeba capture its food with the help of pseudopodia, then there will be the formation of a special type of vacuoles that is called food vacuoles, where the digestion of food takes place. ये जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अमीबा सब फूड को कैप्चर करता है तभी एक अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल्स का निर्माण होता है जहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है। और ये फूड वैक्यूल्स में जब भोजन बच जाता है तो ये भोजन बॉडी सेल्स के द्वारा एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। और एब्सॉर्ब होने के बाद ये फूड वैक्यूल्स जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये फूड वैक्यूल्स धीरे धीरे डिसअपियर कर जाता है, रिप्लेस हो जाता है। दूसरी चीज कि जो अनवांटेड फूड पार्टिकल्स एक अमीबा के अंदर में बच जाता है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इसको कहते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में क्या होता है, ये इट इज आल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ वैक्यूल्स व्हिच इज फाउंड इन अमीबा, व्हिच इज फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वेयर वेस्ट मटेरियल्स आर स्टोर्ड एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इट मेंटेन ऑस्मोरेगुलेशन इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम। ये बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में ऑस्मोरेगुलेशन का काम करता है। ऑस्मोरेगुलेशन मींस एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, बॉडी के अंदर वाटर के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। अभी बहुत सारे अगर हम बात करते हैं फैट सेल का, तो ये यहाँ पे फैट सेल है, ये फैट सेल है। और ये फैट सेल में क्या होता है, ये ऐसा सेल्स है जहाँ पे फैट सेल्स में अगर हम बात करते हैं तो फैट सेल में खास तरह की टिश्यू होती है जिसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, जहाँ पे फैट का स्टोरेज होता है। इस कहने का सेंस है कि इसमें सेल्स की भी अलग अलग आकार होती है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग सबका अपना फंक्शन होता है। Now we will discuss about the prokaryotic and eukaryotic cell. Students, when we talk about the prokaryotic is also made up of two words. ये प्रोकैरियोटिक जो होता है ये दो टर्म से बना हुआ होता है, प्रो प्लस कैरियोटिक। ये जो दो टर्म्स बना हुआ होता है यहाँ पे ये प्रो का मीन्स होता है एंशिएंट और प्रिमिटिव। कैरियोटिक का मीन्स होता है न्यूक्लियस।
Eukaryotic is also made up of two words, eu plus karyotic. Eu means advance, karyotic means nucleus. निश्चित भी तो यहाँ पे हम लोगों को बात करना है प्रोकैरियोटिक का। तो प्रोकैरियोटिक का मींस ये दो टर्म से बना हुआ होता है। प्रो का मींस होता है एसिड और कैरियोटिक का मींस होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक मींस जैसे ही टर्म्स आता है तो प्रोकैरियोटिक का मींस होता है ये वैसे ऑर्गेनिजम्स इसके अंतर्गत में आते हैं जिनका बॉडी प्रॉपर डेवलप नहीं होता है। दूसरी चीज इसमें अगर और हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक का, तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि इसमें जो सेल के साइज होते हैं, सेल का जो आकार होता है, इसमें सेल का जो साइज होता है वह 1 to 5 माइक्रोमीटर होता है। दूसरी चीज अगर और हम इसकी बात करते हैं प्रोकैरियोटिक का, तो इसमें न्यूक्लियोलस जो होता है वो एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोलस एब्सेंट कहने का मतलब है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ये भी डायरेक्टली हम लोग नहीं कह सकते कि न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस के जगह पे न्यूक्लियोइड होता है और न्यूक्लियोइड के अंदर एक खास तरह की स्केलेटल बॉडी पाई जाती है जिसको बोलते हैं जीनोफोर, और जीनोफोर के अंदर में ही डीएनए पाया जाता है। लेकिन इसमें जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो न्यूक्लियस पाया जाता है वह रूडिमेंट्री होता है, लेटर में होता है कि जैसे टाइम के अनुसार वह एराइज करता है तो वह वर्क परफॉर्म करने के आकार में वह ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसके कारण वह सक्सेस नहीं हो पाता है। तो डायरेक्टली हम इसको बोलते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूक्लियोलस जो होता है वह एब्सेंट होता है, यानी कि न्यूक्लियस की जगह पे न्यूक्लियोइड पाया जाता है। दूसरी चीज कि अगर हम इसमें और एक चीज देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, ये जितने भी इसके अंदर में ऑर्गेनेल्स आएंगे ये सारे मेम्ब्रेनलेस होते हैं। मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स होते हैं। मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स कहने का मतलब है, वैसे यहाँ पे मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स का मतलब है कि मेम्ब्रेनलेस कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई पार्टिकुलर मेम्ब्रेन नहीं होता है, कोई आउटर कवरिंग नहीं होता है। दूसरी चीज इसमें और हम लोगों को देखना है कि इस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है कि इसके अंदर जितने भी ट्रू बैक्टीरिया है, जितने भी ट्रू बैक्टीरिया है, सारे बैक्टीरिया इस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत में आते हैं। चाहे हम बात करें एक्टिनोमाइसीट्स का, या फिर हम बात करते हैं आर्किया बैक्टीरिया का, या बात करते हैं माइकोप्लाज्म का, या बात करते हैं एजोबैक्टर का, या बात करते हैं राइजोबियम का, या साइनोबैक्टीरिया। जितने भी तरह के बैक्टीरिया होते हैं वो सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत में आते हैं, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक में इसलिए आते हैं क्योंकि इसके बाहर में कोई पार्टिकुलर मेम्ब्रेन उस तरह का नहीं होता है, अनडेवलप्ड बॉडी स्ट्रक्चर होता है। और ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो भी आते हैं, यानी कि ट्रू बैक्टीरिया जो आते हैं, उनको मूवमेंट के लिए एक खास तरह की स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको कहा जाता है पीली, या फिर हम शॉर्ट स्ट्रक्चर डिनोट करते हैं इसको एनिफ्लुइड। और यहाँ पे ये जो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर प्लस की तरह स्ट्रक्चर जो दिखाई पड़ रहा है, इसका नाम है पीली। पीली कहा जाता है या इसको फिम्ब्रिया कहते हैं। एंड एट द लोअर पोर्शन ऑफ द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया देयर इज ए स्फेरिकल बॉडी दैट इज कॉल्ड मेसोसोम्स। मेसोसोम्स। तो एक चीज हम लोगों को क्लियर करना है कि पीली इज दैट पार्ट ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का वैसा पार्ट है जिसकी मदद से ये बैक्टीरिया में मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होता है, पीली की मदद से या फिम्ब्रिया की मदद से। और इस बैक्टीरिया के अंदर कोई पार्टिकुलर न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस की जगह पे इसमें खास तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। एंड इनसाइड द न्यूक्लियोइड देयर इज अ स्पेशल बॉडी दैट इज कॉल्ड जीनोफोर। जीनोफोर कहा जाता है। और इसी जीनोफोर्स के मदद से एक बैक्टीरिया के अंदर फंक्शनिंग परफॉर्म होता है।
दूसरी चीज है कि एक बैक्टीरिया के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी पाया जाता है, जिस स्फेरिकल बॉडी को मेसोसोम्स कहते हैं। इट्स फंक्शन इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। द फंक्शन ऑफ मेसोसोम्स इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को ये इंक्रीज कराता है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम फूड का एब्जॉर्प्शन इस पार्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर हो सके। नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूकैरियोटिक शेप। से यूकैरियोटिक भी दो टर्म से बना हुआ होता है। यू का मींस होता है एडवांस, कैरियोटिक का मींस होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे इसे देखना है कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था प्रोकैरियोटिक का मींस कि प्रो में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे इनका बॉडी अनडेवलप था, लेकिन यहाँ पे यूकैरियोटिक में वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनका बॉडी पूरी तरह से डेवलप होता है। इसमें अगर हम बात करते हैं सेल का साइज का, तो इसमें साइज जो होता है वो है 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। दूसरी चीज इसमें और अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखा जाएगा कि न्यूक्लियोलस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इसके बाद और इसमें हम देखते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि जो ऑर्गेनिजम्स वेल डेवलप होते हैं, जिनका बॉडी पूरी तरह से मैच्योर्ड होता है, इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मोर देन 1 क्रोमोसोम्स पाया जाता है। इसके बाद मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनेलीज का, यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि ऑर्गेनेलीज क्या होता है। वैसे मैं बता दूं कि ऑर्गेनेली कहा जाता है वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उनको ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। अगर हम ऑर्गेनेलीज की बात करते हैं तो टॉक अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियोसोम्स, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, बहुत सारे आते हैं ऑर्गेनेलीज के अंदर। देन दैट वी विल स्टडी इन लेटर, बाद में हम लोग इसको पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को देखना है, हम लोग पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक का, तो ये सब सारे के सारे यूकैरियोटिक के ही फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंसेस हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखना है कि ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। और अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसमें और एक चीज देखना होगा कि इसके अंतर्गत में जितने भी डेवलप ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स, ये सारे के सारे आएंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सेल थ्योरी। अब हम लोग सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। सेल थ्योरी। सेल थ्योरी is a special type of theory which was postulated by James Leiden, T. Schwann and Rudolf Virchow. Cell theory is a special type of theory which was proposed by Matthias Jacobs Leiden, Theodor Schwann and Rudolf Virchow. वैसे यहाँ पे हम लोग सेल थ्योरी के बारे में बात करें कि ये जो सेल थ्योरी है ये पोस्टुलेट किया गया है मैथियस जैकब्स लाइडेन, थियोडर श्वान एंड रुडोल्फ वर्चू के द्वारा। इसमें क्या इन्होंने बताया है? इन्होंने बताया है कि each and every living organisms found on this earth are made up of cells। कहने का सेंस है कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हुए होते हैं। और ये थ्योरी को किसने दिया था? तो एम्स लाइडेन और टी श्वान ने। क्या इन्होंने बताया था? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग
लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये पहला है सेल थ्योरी का पॉइंट। दूसरी सेल थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने एक और चीज बताया था, एक और सेल थ्योरी बताया है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर basically shielded a structure and function। तो वैसे ये दो थ्योरी एमजे स्लाइडेन और टी श्वान के द्वारा बताया गया है कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे सेल से बने हुए होते हैं और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली एक सामान्य होते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन में। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में ये दोनों थ्योरी को मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई किसने किया? तो ये दोनों थ्योरी को मॉडिफाई किया गया था रुडोल्फ वर्चू के द्वारा। कितने में? 1858 में, 1858 में इन्होंने क्या किया था कि ये सेल थ्योरी को इन्होंने पोस्टुलेट किया था, मॉडिफाई किया था। क्या इन्होंने मॉडिफाई किया था? तो इन्होंने बताया था न्यू सेल arise from pre-existing cells। वैसे इसका मीन्स कहने का मतलब है कि रुडोल्फ वर्चू ने बताया है कि न्यू सेल arise from pre-existing cell, it means omnicellular, ecellular, omnicellular, ecellular। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स डेड कर जाते हैं वही डेड सेल से नए सेल का फॉर्मेशन होता है। इस थ्योरी को बताया था किसने? रुडोल्फ वर्चू ने। ये सेल थ्योरी है और यही सेल थ्योरी को तीन साइंटिस्ट ने मिलकर के इन्होंने दिया था। दो थ्योरी एमजे स्लाइडेन और टी श्वान के द्वारा दिया गया है। लेटर ये दोनों थ्योरी को मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाई करने के बाद एट लास्ट रुडोल्फ वर्चू ने 1858 में इन्होंने बताया कि न्यू सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इट मींस ओमनीसेलुलर, इसेलुलर। जो सेल्स बॉडी के अंदर डेड कर जाते हैं उसकी डेड सेल से पुनः नए सेल का एराइजमेंट होता है। वैसे इसमें कंफ्यूजन आ सकता है कि डेड सेल से नए सेल कैसे एराइज होते हैं। वैसे इस चीज में मैं बता दूं कि जो डेड सेल्स होते हैं वहां से वो सेल रिप्लेस हो जाते हैं, उसके नीचे का लेयर का जो सेल्स होता है वो आपस में डिवाइड होते हैं, जिसको सेल डिवीजन कहा जाता है, जिसमें नए नए सेल्स रैप्चर्स होते हैं, डिवाइड होते हैं और उसी से पुनः नए नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि लेटर इसमें हायर क्लासेस में पढ़ना है डिटेल्स में। वैसे नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायग्राम। ये जनरल सेल है, ये जनरलाइज्ड सेल है और एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस है और ये एक सेल का जो बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है, बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। या इसी सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या इसी को प्लाज्मा लेमा कहा जाता है। तो वैसे ये सेल है, सेल का बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है, बाहर का जो लेयर होता है उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। या इसी सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या इसी को प्लाज्मा लेमा कहा जाता है। एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर में फ्लूइड्स पाया जाता है, जेली लाइक फ्लूइड्स जिसको कहते हैं। इस फ्लूइड्स को साइटोप्लाज्म कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो साइटोप्लाज्म है
साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। जिस सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की एक खास तरह के मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है इसको। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में भी एक स्फेरिकल बॉडी पाया जाता है, जिस स्फेरिकल बॉडी को न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहा जाता है। या इसके इसी न्यूक्लियोलस के अंदर में पाया जाता है राइबोसोम्स, जहां पे राइबोसोम्स का फॉर्मेशन भी होता है। और इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में जो फ्लूइड्स पाया जाता है, इस फ्लूइड्स को कहते हैं न्यूक्लियर सैक। न्यूक्लियर सैक कहा जाता है या इसी को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म there is a thread like structure that is called chromatin fiber। chromatin fiber कहा जाता है। ये जनरलाइज सेल का स्ट्रक्चर है। वैसे हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल पाया जाता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के से ही बने हुए होते हैं। सेल का जो बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर में एक जेली लाइक फ्लूइड्स पाया जाता है। ये फ्लूइड्स को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। और भी अगर हम बात करते हैं बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स का, तो हम इंडिकेट भी कर सकते हैं कि ये जो दिखाई पड़ रहा है इसका नाम है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कहते हैं इसको, या इस राइबोसोम्स को पैलेट पार्टिकल्स के भी नाम से जाना जाता है। या और अगर हम बात करते हैं तो और इसके अंदर में पाए जाते हैं, ये इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो ये चीज देखना है कि एक साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, वेरियस कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उस वेरियस कंपोनेंट्स को ही सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। और इसी के अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है। न्यूक्लियस जो कि सारे सेल्स को, सारे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर कंट्रोल करने का काम करता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस भी एक खास तरह के मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देयर इज आल्सो अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर सैक और न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म देयर इज अ स्फेरिकल बॉडी present inside the present between the nuclear membrane and nucleoplasm that is called nucleolus, where the synthesis of ribosomes takes place। जहाँ पे राइबोसोम्स का सिंथेसिस होता है, राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, शॉर्ट डिटेल्स हम लोग शॉर्ट में चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन द आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल का आउटर कवरिंग होता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है एक खास तरह की प्रोटीन से बनी हुई होती है, जिस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन कहा जाता है, जो कि लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ होता है। अगर इसकी हम डिस्कवरी की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन क्रैमर और मैगेली के द्वारा डिस्कवर किया गया है। इसका काम होता है सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन देना। द सेम वे अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस कंट्रोलिंग सेंटर होता है सेल का। सारे में हेरिडिटरी जीन्स वगैरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इसी न्यूक्लियस से होकर के पास आउट होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक खास तरह की मेम्ब्रेन होती है जो कि न्यूक्लियस को सराउंड करता है, प्रोटेक्शन देता है। इसके बीच में पोर्स होते हैं जिससे मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। न्यूक्लियोलस के बारे में मैंने बताया, न्यूक्लियोलस एक खास तरह की स्फेरिकल बॉडी होती है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में पाया जाता है, उसके बिटवीन में पाया जाता है। न्यूक्लियस है, फ्लूइड्स है जो कि कुशन प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस को। और उसी तरह से क्रोमैटिन फाइबर है। क्रोमैटिन फाइबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फाइबर, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, या इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज विजिबल व्हेन द सेल इज एबल टू डिवाइड। जब सेल का डिवीजन होता है यूकैरियोटिक सेल में, तब ये क्रोमैटिन फाइबर डिवाइड देता है। और हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म का, तो साइटोप्लाज्म में जेली लाइक फ्लूइड्स है जहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं।